क्या गोपी ये माना जाए कि गुजरात में एक बड़ा खेला हो सकता है, क्योंकि पिछली बार एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा थी, कांग्रेस पूरी ताकत से लड़ी थी, इस बार बीजेपी क्या उससे संभल रही है, और या फिर ये माना जाए कि 4 राज्यों में जीत से अब ज्यादा मोटिवेट हो गई बीजेपी की नहीं, अगर यूपी में हो सकता है तो गुजरात तो अपना घर है। बिल्कुल, देखिए मैं यही कहूंगी कि 4 राज्यों में जीत के बाद काफी ज्यादा मोटिवेटेड हो गई है बीजेपी, लेकिन बीजेपी को भी ये पता है कि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन गुजरात की राजनीति दूसरे राज्यों की राजनीति से थोड़ी सी अलग भी है, और वो इसलिए है कि यहाँ पे विपक्ष में कांग्रेस है। 7-8 सीट के साथ कांग्रेस 2017 में चुनाव जीती थी, लेकिन आज अगर कांग्रेस की हालत देखी जाए तो 15 विधायक बीजेपी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। तो वैसे में एक मजबूत विपक्ष जो गुजरात के लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो लीडरशिप की कमी है उसका फायदा भी बीजेपी को मिल सकता है, लेकिन इस बार बीजेपी ज्यादा चौकन्नी है। उसकी वजह आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने 182 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को जीत मिली है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं का मोरल काफी बूस्ट है, और आम आदमी पार्टी ने आज ही से गुजरात के 6 जिलों के अंदर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ये साफ शब्दों में कह रही है कि हम एक मजबूत विपक्ष बनना चाहते हैं। गुजरात में विपक्ष नहीं है, हम मजबूत विपक्ष देना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ये बहुत बखूबी जानती है कि अगर इस बार चुनाव में जीत नहीं हुई तो 2027 उन्हीं का है, क्योंकि तब एंटी इनकम्बेंसी जो है वो 32 साल की हो चुकी होगी। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म तैयार करी है, और बीजेपी को भी ये चीज पता है कि अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पे चुनाव में 20 सीट भी जीतती है, या 10 सीट भी जीतती है, या 2 सीट भी जीतती है, तब भी विधानसभा में उनके लिए मुसीबत बन सकती है। तो बीजेपी भी ये नहीं चाहेगी कि आम आदमी पार्टी गुजराती चुनावी में। बिल्कुल गोपी, कभी काशीराम ने कहा था कि पहला चुनाव हारने के लिए लड़ो, दूसरा हरवाने के लिए, तीसरा जीतने के लिए। आपकी बातों से मुझे वही स्ट्रेटेजी आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है। लेकिन जरा ये बताइए कि प्रधानमंत्री जब कल पहुंचे तो उन्होंने गुजराती में भाषण दिया। अब प्रधानमंत्री जो करते हैं उसका इंपैक्ट बड़ा लंबा होता है, सब चीजें सोच समझ के होती है। तो क्या वो ऑडियंस को एक मैसेज देने के लिए कि देखिए मैं देश का नेता भले हूं लेकिन मैं आपके बीच से निकला हूं, अपनी छवि को भुनाने के लिए, बीजेपी उनकी छवि को भुनाने के लिए, ये बीजेपी के लिए कितना बड़ा एसेट होगा गुजरात में? बिल्कुल, देखिए शुभांकर, आपको सबसे पहले तो मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनके पीछे की उनकी एक स्ट्रेटेजी रहती है, और उसी स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। क्योंकि हमने तो उनको 2002 से यहाँ पे गुजरात में देखा है कि किस तरीके से अगर छोटी सी भी चीज हो रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक लंबी प्लानिंग रहती है। जब सरपंच सम्मेलन बुलाया गया, आप मानेंगे वहां पे करीब 1.5 लाख जितने लोग वहां पे शामिल हुए थे। 14,000 गांव जो सरपंच गांव पंचायतें हैं, ये पूरी की पूरी पंचायतें यहाँ पे आई हुई थी। यानी 14,000 गांव के अंदर पूरी तरीके से जो पूरी पैनल होती है पंचायत की, वो पूरी पंचायत को यहाँ पे गुजरात सरकार के जरिए बुलाया गया था। वहां पे जब प्रधानमंत्री को भी पता है कि अगर सरपंच और गांव के लोगों के बीच में उनको एक कनेक्टिविटी लानी है तो उनके बीच में गुजराती ही बोलना चाहिए, और वही चीजें बोलनी चाहिए जो उनको कनेक्ट करती है। प्रधानमंत्री ने कल कई ऐसे उदाहरण दिए कि जब मैं मुख्यमंत्री हुआ करता था तो गांव की सरपंच बहनें मुझे मिलने आती थी, इस तरीके की बातें करती थी। आज भी वो चीजें मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर भी जब मैं काम करता हूं तो मुझे बहुत ही हेल्पफुल होती है। तो ये सारी चीजें जो उनको कनेक्ट करती है गांव के लोगों के साथ। अब दूसरी चीज ये है कि इसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी है वो अगर आप देखें शुभांकर, तो गुजरात के अंदर आज भी शहरी इलाकों में बीजेपी का आप देख सकते हैं कि बीजेपी काफी स्ट्रांग है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी कांग्रेस काफी मजबूत है। और ग्रामीण इलाकों में अगर कांग्रेस, बीजेपी को भी पता है अगर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में आती है तो शहरी वोट बैंक को सेंध जरूर लगाएगी। और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी आप कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो ग्रामीण वोट बैंक पे अब नजर टिकाए हुई है और ग्रामीण वोट बैंक को अट्रैक्ट करना चाहती है। कल प्रधानमंत्री भी जो
कह रहे थे गांव को आप पेड़ लगाइए, आप गांव में ये कीजिए, ये सारी चीजें उन्हें कनेक्ट कर रही थी और कहीं ना कहीं वोट बैंक पर भी नजर थी जो ग्रामीण लाजमी है गोपी, क्योंकि वो बहुत छोटी छोटी चीजों का बारीकी से ध्यान रखते हैं। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल मुझे ऐसा लगता है, 2024 से पहले जो बड़ा पड़ाव था वो 4 राज्य थे जहां बीजेपी ने सफलता से पार कर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा भी 22 जीते 24 जीतेंगे, लेकिन क्या गुजरात चुनाव एक बहुत बड़ा की फैक्टर नहीं हो जाता है? क्योंकि अगर आप जीतते हैं तो शायद बहुत क्रेडिट ना मिले, लेकिन अगर कुछ ऊंच नीच होता है तो विपक्ष को एक बड़ा मौका मिल जाएगा ये कहने का कि देखिए गुजरात में कर दिया, वहां भी कर सकते हैं। ये सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन इधर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन यहां पर मौजूद हैं और यहां पर तमाम कार्यक्रम जो हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आज तक पर लगातार नजर है। आज जबकि 12 मार्च है, 11 बजे प्रधानमंत्री अहमदाबाद के दहगाम स्थित रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के स्नातक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उससे पहले उनका यह रोड शो, जहां पर तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए 2 साल के बाद प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं। गुजरात का उनका यह दौरा है, क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं उनका यह गृह राज्य है। इस साल वहां पर चुनाव होने वाले हैं और ये दोनों चीजों को अगर आप जोड़ेंगे तो ये बहुत ज्यादा जरूरी प्रधानमंत्री के लिहाज से हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनावों में जाने से पहले 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी, जिनका जिक्र बार बार गोपी भी कर रही थी। अब सीधे रुख करते हैं हम गांधीनगर का। हमारे एक और संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, जरा बताइए, अपनी आंखों देखी जहां पर आप मौजूद हैं वहां किस प्रकार की तैयारियां की गई हैं? प्रधानमंत्री कब तक पहुंचने वाले हैं? क्या कुछ कार्यक्रम वहां पर? जी देखिए शुभांकर, अभी कुछ ही देर में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में मौजूद होंगे और ये उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। सबसे पहले तो यहां की तस्वीरें दिखा दूं। यहां पर जो डिग्निटरीज है वो यहां पर आके विराजमान हो चुके हैं। जो डिफेंस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो सीनियर डिफेंस के ऑफिसर्स हैं, वो सभी के सभी यहां पर आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहां पर एक कॉन्वोकेशन स्पीच देने वाले हैं। देखिए शुभांकर, मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। और ये यूनिवर्सिटी क्या है? ये यूनिवर्सिटी ये है कि जो इंटरनल और नेशनल सिक्योरिटी होती है उस क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स उन्नति करे, क्योंकि हम बाहर के देशों पर डिपेंड ना करें और हमारे पास ही ऐसे स्टूडेंट्स मौजूद हो, ऐसे लोग मौजूद हो जो इंटरनल और नेशनल सिक्योरिटी को बहुत ही ज्यादा मजबूत करे। साइबर सिक्योरिटी हो या और भी अन्य सिक्योरिटी हो, उसमें हम देश सक्षम हो। तो इस यूनिवर्सिटी को इसी लिहाज से बनाया गया था। 2009 में इसकी जब शुरुआत की गई थी, जब इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, और आज इसका सबसे पहला कन्वोकेशन सेरेमनी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये स्टेज सेट हो चुका है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आकर जो है कन्वोकेशन स्पीच देंगे और जो स्टूडेंट्स यहाँ से आज पहली बार बाहर निकलेंगे, देखिए फर्स्ट कॉन्वोकेशन सेरेमनी ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच देंगे। और एक तरीके से शुभांकर, इस इवेंट को छोड़ दे तो ये पूरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इवेंट है 2 दिन का, ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि किक स्टार्ट कैंपेन शुरू हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर खास तौर पे इसलिए आ गए हैं क्योंकि वो जमीनी तौर पे सारे जो टॉप लीडर हो या ग्राउंड वर्कर हो वो सबको जानते हैं। और एक तरीके से शंख फूका जा चुका है। 2022 का जो दिसंबर में गुजरात असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं उसकी शुरुआत हो चुकी है। ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लेकिन मैं आपको शुभांकर ये भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल भी अभी कुछ हफ्तों में यहाँ पर आके रोड शो करेंगे।